इस चैनल में अब एक और नई कड़ी लेके आए हैं जिसका नाम है डिप्रेशन तो खत्म करने से पहले या खुद के लिए ऐसे फैसले करने से पहले जो हर किसी की जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलें हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं, तकलीफें हैं और इन सब से जूझता हुआ फिर भी इंसान लड़ते हुए आगे बढ़ ही रहा है। कई बार वो दूसरों की खुशियों के लिए, कई बार अपनी खुशियों के लिए और कई बार दुनिया के लिए बस वो जी रहा है। लेकिन कई बार हम ऐसा देख पाते हैं कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो खुद से, जिंदगी से और ऐसी उलझनों से, परेशानियों से हार जाते हैं और वो हार करके ऐसे ऐसे फैसले कर लेते हैं, उन्हें तो ये लगता है कि सिर्फ उन्होंने खुद के साथ ऐसा किया, लेकिन असल मायने में उन्होंने अपनों के साथ जो किया होता है उसका उन्हें जरा भी एहसास नहीं होता। हालांकि जिंदगी और मौत तो प्रकृति के हाथ में है, हमें बनाने वाले रचयिता के हाथ में है, लेकिन इसे खत्म करने का अधिकार हम में से किसी को भी नहीं है। तो चाहे जिंदगी में जितनी मुश्किलें आए, जो भी हो, इससे परेशान होकर के, इससे उलझ करके खुद को खत्म करने से पहले या खुद के लिए ऐसे फैसले करने से पहले जो हमारे अपनों को शायद किसी बड़ी मुसीबत में डाल दें या उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दें या उनकी खुशियों में आग लगा दें, इससे बेहतर है जो परेशानी, जो मुश्किलें हम खुद बनाते हैं उससे लड़ें और आगे बढ़ें। क्योंकि वक्त की सबसे खूबसूरत बात यही है कि वो एक दिन गुजर जाएगा, आज है तो कल कहीं और ले जाएगा। इसी उम्मीद के साथ हम सबको खुशी खुशी जीना चाहिए और खुशियां बांटना चाहिए। तो हेलो दोस्तों, दिस इज शेर प्रताप सिंह एंड माय बडी हेलो शुभम जोशी। आज हम इसी बात पर चर्चा करने वाले हैं कि डिप्रेशन के कारण क्या है और डिप्रेशन एक्चुअली है क्या और हम डिप्रेस होते क्यों हैं। वी आर नॉट काइंड ऑफ डॉक्टर्स एंड एनीथिंग, लेकिन जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं मुझे ऐसा लगता है कि आप सब इससे रिलेट कर पाएंगे और हाँ, अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव ला पाएंगे। और अगर हम इसमें सक्षम हुए, हमारी कोशिशें इस मामले में आगे आई, तो हम इस बात का शुक्रिया अदा करेंगे आप सभी के, आप सब ने हमें सुना और उसे अपनी जिंदगी में उतारा। इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं। आई होप आप सभी बेहतर होंगे, खुश होंगे और हम यही दुआ करते हैं कि आप खुश रहें, क्योंकि आपकी खुशी में हम सबकी खुशी। चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। टुडे आई शुभम जोशी रिप्रेजेंटिंग आवर न्यू चैनल पॉइंट टू डिस्कस। हम इस चैनल में अब एक और नई कड़ी लेके आए हैं जिसका नाम है डिप्रेशन आज के टाइम पे यूथ में आने वाली सबसे बड़ी दिक्कतों में से एक है। A human being can survive everything, almost everything, until and unless he sees the end. But depression is that thing that makes us unable to see that end point in our life. With this, I Shubham, representing Point to Discuss with my buddy Ajay and my buddy SP sir, we are here to talk about depression. So sir, आज इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक हम अगर डिस्कस कर रहे हैं तो इसकी शुरुआत हम एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल से करना चाहूँगा मैं। सर, मुझे एक चीज़ में बड़ा कंफ्यूजन होता है, डिप्रेशन के कॉजेज क्या होते हैं, जो मेन कॉजेज होते हैं कुछ, क्योंकि हमारे सोसाइटी में जो हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे एल्डर्स हैं, वो ये कोरिलेट नहीं कर पाते हैं बच्चों के साथ कि बच्चे के साथ प्रॉब्लम है क्या, उसके डिप्रेशन का कॉज क्या है। देखो, सबसे पहली बात, आज जो भी हम डिस्कस करने वाले हैं, हम जरा भी ये डिस्कस नहीं करेंगे कि डॉक्टर्स क्या कहते हैं। Well, it's about our mental status. बेसिकली हम किस मेंटल स्टेट में हैं,
हम कैसे परिवेश में, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो चीजें बदलती हैं। एक कैंडिडेट जो कहीं भी किसी डिप्रेशन में अगर पाया जाता है, कोई बंदा जो डिप्रेशन में पाया जाता है, चाहे वो लड़की हो, XYZ कोई भी, उसके पीछे एक कारण नहीं होता कभी भी। देयर आर लॉट ऑफ रीजंस आर देयर। जैसे जब वो पैदा हुआ तो उसकी परवरिश किस माहौल में हुई, कंडीशंस क्या थे, फाइनेंशियल कंडीशंस क्या थी, घर की सिचुएशंस क्या थी, कैसे लोग थे, कैसा गांव था, कैसा शहर था, कैसा मोहल्ला था, कैसा समाज था। उसने बचपन से, जब से वो पैदा हुआ या जब से पैदा हुए, उसने समाज को किस नजरिए से देखा या समाज ने उसे कौन सा नजरिया दिया खुद को देखने का। द बेस्ट थिंग इज दिस। और यहां से शुरुआत होती है उसके अंदर एक जड़ पनपने की, जहां वो समझ नहीं पाता या समझ नहीं पाती कि उसके अंदर ये क्या है जो खालीपन सा है, जो कभी समझ में नहीं आया। वो एक दिन डिप्रेशन का कारण बन जाता है। इससे उभरे तौर पे बात करें तो जब हम बड़े होते हैं, हम खुद एक ऐसी लाइफ में जी रहे होते हैं जहां पर हमें बहुत सारी जिम्मेदारियों का एहसास कराया जाता है, हमें बहुत सारी चीजें बताई जाती हैं, हालांकि हम उसके लिए, बहुत से लोग तैयार भी नहीं होते, वो मेंटली प्रिपेयर नहीं होते। जैसे आप एग्जाम्पल ले लो कि आपके घर में कोई बेटी है, आपने उससे कहा कि तू इंटर क्वालिफाई कर ले, हम तेरी शादी कर देंगे। अब उसके जहन में उसकी जिंदगी एंड दिखाई दे रही है, खत्म दिखाई दे रही है, क्योंकि उसने सोचा भी नहीं है अभी इन सब चीजों के बारे में, और आप उसे एंड दिखा रहे हो कि योर लाइफ इज नॉट गोइंग टू बी एंड, नाउ यू डोंट हैव एनी मोमेंट टू हैव डिस्कस और टू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू गेट समथिंग इन योर लाइफ। उसे ऐसा लगता है कि बस अब मेरी जिंदगी खत्म है, तो वो सब चीजों को छोड़कर उस मोमेंट में सोचती मैं क्या क्या कर लूं, ऐसा क्या है जो मैं हासिल कर लूं कि बाकी न रहे, पता नहीं मेरी जिंदगी में आगे क्या होगा। वो धीरे धीरे करके उसकी लाइफ डिप्रेस्ड हो जाती है और उसकी फैमिली भी डिप्रेस्ड होती है। जहां भी वो जाए, वो पर्सन, वो लड़की या कोई भी, इसमें उसकी गलती नहीं होती, ये परिवेश की गलती हो जाती है, ये कंडीशंस की गलती हो जाती है, गलत फैसलों की गलती हो जाती है। तीसरे पहलू में बात करें तो ऐसे बहुत से रीजंस होते हैं जब हम लड़के, खास करके जब हम एक्चुअली में देखा जाए तो लड़कियों की अपेक्षा लड़के ज्यादा डिप्रेस्ड होते हैं। इसमें मैं कोई कंपैरेटिवली बात नहीं कर रहा हूं, मैं परसेंटेज के इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं परिवेश और सिचुएशंस की। जैसे अगर आप डिप्रेस्ड हो तो उसके पीछे एक कारण यह भी है कि आपके करियर में चल क्या रहा, आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। ये बचपन से नहीं पनपा, सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक से आप जिंदगी में जो चीज हासिल नहीं कर पा रहे हो, उसके लिए हाथ पांव चला रहे हो, फिर भी आपकी जिंदगी कहीं आकर किसी लूप में फंस जाती है, एंड यू आर जस्ट कीपिंग ऑन डूइंग द सेम थिंग। आप चाहते हो कि मुझे कुछ हासिल हो, लेकिन वो मिलते मिलते छूट जाए, मिलते मिलते छूट जाए, तो आपको लगता है कि ये जिंदगी निरर्थक हो गई है। देयर इज नो पॉइंट टू बी हियर। आप सोचते हो कि साला इससे बेस्ट ऑप्शन है कि मैं खुद को क्यों ना खत्म कर लूं, बिकॉज द पीपल आर आस्किंग फॉर द रिजल्ट्स, द कंक्लूजन्स, बिकॉज व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट यू हैव, इट्स बीन लॉन्ग टाइम। क्या कर रहे हो, कुछ दे नहीं रहे हो, कुछ कर नहीं रहे हो, कमाते नहीं हो, ये वो कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, तुम्हारे साथ ये लोग यहां पहुंच गए, वो राजा बन गए, वो महाराज बन गए, तुम कहां हो। अब हमारी जिंदगी खुद के बारे में सोचने की अपेक्षा उन पर ध्यान चला जाता है कि उन लोगों ने अपनी जिंदगी में हासिल कोई चीज कैसे की होगी, या वो उन्होंने ऐसा क्या कर दिया जो हमसे बहुत आगे, दूसरों की नजर में हम क्यों नहीं है। ऐसे में कैंडिडेट्स लोग अपना फोकस छोड़ करके वो उन पर फोकस करना शुरू करते हैं जहां से वो बिखर जाते हैं, और उसके बाद उनका एक स्टेट शुरू होता है जिसे हम डिप्रेशन कहते हैं। जैसे आपने बताया कि जो आजकल के यंगस्टर्स हैं उनमें ये प्रॉब्लम मेनली गर्ल्स में और बॉयज़ में ज़्यादा होती है, तो सर जो ये फेलियर्स हैं जो हमारी लाइफ में आ रहे हैं, तो जैसे मान लीजिए कि मेरी लाइफ है, मेरी लाइफ में मेरे बहुत फेलियर्स आ रहे हैं, या फिर कोई है जिसकी लाइफ में बहुत फेलियर्स आ रहे हैं, तो उन फेलियर्स से कैसे डील करे, मतलब उसको ऐसी हिम्मत कहाँ से आए कि वो मतलब फेलियर से मूव ऑन करता रहे और गिव अप ना करे कभी। देखो, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत क्या है, क्या चीज जो जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत है,
बता सकते हैं आप? क्या लगता है? कर्म कर्म तो हमारा यथार्थ है, ये है ही है। लेकिन अगर सब कुछ छोड़ दिया जाए तो जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत है कि एक दिन खत्म हो जाएगी। उसके बावजूद पूरी दुनिया ख्वाब सजाती है, सपने देखती है। हम सब जानते हैं कि अगले पल न जाने क्या हो जाए हमारे साथ, हमारी जिंदगी कब खत्म हो जाए। इसके बावजूद इतनी बड़ी बात की सच्चाई हमारे समक्ष होते हुए भी हम इस बात पर निर्भर रहते हैं कि हमारा ख्वाब क्या है, हमारे सपने क्या है, हम अपनों के लिए क्या सोचते हैं, हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं। हम आज की अपेक्षाकृत अगले दिन नहीं, परसों नहीं, हम आने वाले 10-15 साल की प्लानिंग करके बैठे होते हैं। बहुत से लोग LIC प्रीमियम्स लेते हैं, बहुत से लोग सेविंग्स करते हैं, बहुत से लोग कई सपने सजाते हैं। जब इतनी बड़ी हकीकत को आप इनकार नहीं कर सकते लेकिन फिर भी आप जी सकते हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि हमने उसे एक्सेप्ट कर लिया है, इसलिए हम कंफर्टेबल हो गए। तो हर किसी के लिए फेलियर से डील करने का बस एक ही तरीका है कि वो मान ले, उसे वो एक्सेप्ट करे कि वो हार निश्चित होती है। अगर आप कोशिश ना करो तो हार निश्चित है ही। हार तो हर जगह है, बस कोशिश करने से वो जीत में बदल सकते हैं। जैसे अगर आप बैठे रहो तो आप भूखे मर जाओगे, वो तो निश्चित है, लेकिन पेट भरने के लिए काम करना होगा ना। तो उस काम करने के लिए हमें एक्शंस करने होंगे। अंधेरा निश्चित है, लेकिन उजाला होने के लिए सूरज का निकलना होगा, रोशनी का जलना होगा, तभी तो कुछ होगा। सबसे बेहतर प्रकृति का नियम यही है कि जो है उसे मान लो और बेहतर करो। That's all. यही तो सर आपने जैसा कि बोला कि दूसरे लोग बच्चे हैं जो किसी चीज में नौकरी में या कुछ ना, आपने जैसा कि बोला कि राजा महाराजा बन जाते हैं, तो उनको लेकर कि हमारे पेरेंट्स हमें सुनाते हैं, तो आप उन पेरेंट्स के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? देखो यार, सबसे पहले सॉरी टू ऑल डियर पेरेंट्स कि मैं आज ये बात कहने वाला हूँ आप सबके सामने, और आगे जो भी पता नहीं है कब आप सुन पाओगे इसे, लेकिन आज की तारीख याद रखना। आज तारीख है 9 अगस्त 2023 जब मैं ये बात कह रहा हूँ। और आज के बाद आप जब भी इस बात को सुन पाओ तो इस बात को समझने की कोशिश करना, अपेक्षाकृत इस पर कुछ कोट करने से पहले आप उस पल को याद करना जब आप भी कभी बच्चे हुआ करते थे। देखो, मैं ये नहीं कहता कि पेरेंट्स का सख्त होना बुरा है उनके अपने बच्चों के लिए, लेकिन ये भी बहुत जरूरी है कि अब जैसे अगर कोई बच्चा अपने बाप का, अपनी माँ का कंपैरिजन दूसरे के माँ बापों से करे तो उस बाप को, उस माँ को बहुत बुरा लगेगा। यस सर। अगर आप ये बताओ कि उसके माँ बाप ने उसे क्या दिया अपने बच्चे को, और आप ये कहो आपने मेरे लिए क्या किया, तो शायद उस पेरेंट्स को भी बुरा लगेगा। उतना ही हर्ट वो फील करेंगे जितना जब वो ये कह रहे होते हैं कि वो बच्चा ऐसा कर गया, तुझे हमने क्या कमी की है। इट्स नॉट अबाउट व्हाट यू आर गिविंग, इट्स अबाउट हाउ यू आर गिविंग द थैंक्स। डू यू बिलीव अपने कैंडिडेट्स पर, अपने बच्चों पर, कि तुम जो कर रहे हो वो अपने बच्चों पर यकीनन सही कर रहे हो? और अगर कर रहे हो तो उस पर शक किस बात का? अगर तुम्हारा यकीन इतना कमजोर है तो मत करो, ये सबसे बेहतर है। लेकिन अगर कर रहे हो तो यकीन करो। हम सभी इसलिए टूटते हैं क्योंकि पूरी दुनिया से हमें कभी वास्ता होता ही नहीं। हमें वास्ता होता है उन अपनों से जो हमारे लिए होते हैं, और जब वो हम पर अपना विश्वास खो देते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हम तो इनके लिए कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं शायद, और ये इनका जो भरोसा है वो हम पर है ही नहीं, वो टूट रहे हैं। और वो ये जब बात कहते हैं तो हम निराश हो जाते हैं, और उस निराशा में हम अपनी जिंदगी को एक अंधेरे गर्त में खो देते हैं। शायद उसे साइंटिफिक और मेडिकल भाषा में डिप्रेशन कहते हैं, एक टेंशन कहते हैं, एंजाइटी कहते हैं, लेकिन उसका सबसे बड़ा कारण हमारे अपने लोग होते हैं जिसकी वजह से हम ऐसा होते हैं। अगर आज की डेट में मैं एक बात कहता हूं, अगर आज की डेट में सभी के सभी पेरेंट्स से ठान लेना कि जो भी है मेरी औलाद है और मुझे जो कुछ करना है अपने औलाद के लिए करना है, और सभी बच्चे अपने पेरेंट्स के लिए ठान ले कि उन्हें अपने माँ बाप की बातों पर खरा उतरना है और फालतू की चीजों से हट करके सोचना है, या जिंदगी में ऐसे ही दोस्त रखने हैं, ऐसे ही लोग रखने हैं जो उस परिवेश में उनके लिए फायदेमंद हो सके, तो शायद उनकी जिंदगी निखर कर कहीं और ही जाएगी। तो मैं चाहता हूं कि पेरेंट्स भी इस बात का ख्याल रखें कि बच्चों को बात बात पे टोंट कसना,
या उन्हें समय से पहले उनकी जिंदगी में ताने मारना, उनको बताना कि तुम सिर्फ खा रहे हो, तुम सिर्फ ये कर रहे हो, तुम और कुछ नहीं कर सकते, बड़े हो गए हो। वो भी जानता है वो बड़ा हो गया है, वो भी जानती है वो बड़ी हो गई है, लेकिन हाथ पांव मार करके ही सब कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। उसे तरीके दो, उसे बताओ कि तुम ये कर सकते हो, और नहीं बता सकते तो ऐसे लोगों से मिलाओ जिन्हें वो बता सकते हैं कि वो कर सके। ऐसी बहुत सी कंसल्टेंसीज हैं, ऐसे बहुत से कंसल्टिंग ऑफिसेस हैं जो इस पर काम करते हैं। अब जैसे हम बात करते हैं अपनी, अगर हमसे कोई राय मांगेगा तो हम उसे देंगे ना, क्योंकि हमारे पास बहुत से रास्ते हैं उन्हें बताने के लिए जो शायद वो नहीं सोच सकते, शायद नहीं जान सकते। तो इसलिए वो अपने कर्तव्य को ठीक तरीके से निभाएं। यकीन माने उनका भरोसा एक दिन एक बेहतर समाज को बनाएगा, एक बेहतर भविष्य को बनाएगा। वरना आने वाली पीढ़ी जेनेटिकली डिप्रेशन में ही जाती रहेगी और कुछ होगा नहीं। आई थिंक मैंने आपका जवाब दिया। और कोई सवाल? सर तो जैसे पेरेंट्स की बात निकली तो इसमें एक छोटी सी बात और थी मेरे दिमाग में कि जो हमारे आज मतलब यूथ है, हमारी जनरेशन है जो हमारी है, इसमें जो बच्चे हैं सर वो पेरेंट्स से कुछ चीज़ें हैं जो शेयर करने में डरते हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शेयर नहीं कर पाते हैं, और वो वही कारण बनता है आगे जाके ऐसी चीज़ें छुपाने का जो उनको डिप्रेशन की तरफ ले जा रही हैं। तो सर ऐसा पेरेंट्स को ऐसा क्या करना चाहिए, या फिर बच्चों को ऐसा क्या करना चाहिए ताकि वो अपने पेरेंट्स के और ज़्यादा क्लोज हो सकें? क्या होता है ना कि जब चीजें बताने के लिए छुपाई जाने लगे, तो हम कोई चीज छुपाते तब जब हमें लगता है कि ये इनकी नजर में गलत है। सपोज करो कि अगर आप मुझसे कोई बात छुपा रहे तो उसके पीछे दो कारण हो सकते हैं। एक, आप मुझे बताना नहीं चाहते, दूसरा आपको लगता है कि सर की नजर में ये गलत है, तो उन्हें सुनकर ये बुरा लगेगा, तो मैं बता नहीं सकता या बता नहीं सकते। बट द पॉइंट इज, पेरेंट्स जो भी हैं उन्हें अपने बच्चों का ना एक पल के लिए दोस्त भी होना चाहिए। There are a lot of channels, there are a lot of social medias, there are a lot of news हम सुनते हैं कि माँ बाप को अपने बच्चों को ये शिक्षा देनी चाहिए, ये एजुकेशन देना चाहिए, वो एजुकेशन देना चाहिए, ताकि वो बच्चों को अवेयर करा सके। फर्ज करिए कि हम उस समय की बात नहीं कर रहे, अब जहां तक हम अपनी बात करें, पुराने समय की, बहुत पुरानी बात करें, पापा लोगों की बात करें, तो उस समय को एजुकेशन सिस्टम नहीं हुआ करता था, नहीं हुआ करता था। तो फ्रेंड्स, दोस्त और ऐसा समाज जहाँ पे एक बहुत से डिस्क्रिमिनेशंस हो देखने को मिलते थे, बहुत सारे अलग अलग डाइवर्सिटीज देखने को मिलती थी। बट द पॉइंट इज, क्या उस चीज का आज भी रोना धोना लगाए रखोगे? देयर आर लॉट ऑफ पॉइंट्स। वक्त बदल गया, जिंदगी बदल गई, लोग बदल गए, तो क्या हमें नहीं बदल जाना चाहिए? उन पेरेंट्स को नहीं बदल जाना चाहिए? अगर वो उन्हें ये क्षमता रखते हैं कि उन्हें को एजुकेशन जैसी परंपरा में ढाल रहे हैं, तो उन्हें ये भी एक्सेप्ट करने को तैयार रहना चाहिए कि उनकी जिंदगी में एक नेचुरल बदलाव तो आएगा ही आएगा। कभी समय से पहले आएगा, कभी समय से आएगा, या कभी बहुत देर के बाद आएगा, लेकिन आएगा जरूर। अब ऐसे में अगर उसका दोस्त बनकर उससे बात करोगे तो शायद आपको वो सारी बातें पता लगे, वरना सिवाय छुपाने के और कुछ मिलेगा नहीं। और बी ऑनेस्ट विद योर चिल्ड्रन, और उन सब बच्चों को भी अपने पेरेंट्स के साथ ऑनेस्ट होना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ अकेले पक्ष की बात नहीं है। कोई भी चीज दो तरफा ही चलेगी तभी होगी, एक तरफा कुछ भी हासिल नहीं होता। तो दोनों ही पक्षों से ये बात जब होगी तब सक्षम होगा, वरना नहीं होगा। तो सर मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वो ओवर थिंकिंग करते करते एक बहुत बड़ी सोच की खाई में चले जाते हैं, और तो ओवर थिंकिंग भी कहीं ना कहीं इसका डिप्रेशन का एक कारण बन सकता है, या ओवर थिंकिंग गलत है, या ओवर थिंकिंग को हम पॉजिटिव वे में कैसे ला सकते हैं? देखो, मुझे ऐसा लगता है ये महज एक कारण है, बिल्कुल है। ओवर थिंकिंग भी एक कारण है डिप्रेशन का, लेकिन ऐसा नहीं कि ओवर थिंकिंग पूरी तरह से गलत है। फॉर एग्जाम्पल, आप ओवर थिंकिंग को कैसे लेते हो? मतलब ओवर थिंकिंग मतलब किसी चीज से बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, किसी चीज के बारे में बहुत अधिक सोच रहे हैं, कई तरीकों से सोच रहे हैं, पॉजिटिव वगैरह कहा जाए तो, मेडिकल की भाषा में कहा जाए तो सर गलत है, बहुत ओवर थिंकिंग नहीं करनी चाहिए। लेकिन आज के युग में जैसा परिवेश है, द सोसाइटी है, द पीपल आर, द पर्सन्स वी मेट, और जैसा माहौल, जैसा एनवायरनमेंट हमें मिलता है,
मुझे नहीं लगता कि इस पर हमारा कोई कंट्रोल है। क्योंकि अगर आपसे कोई कहे कि तुम ओवर थिंकिंग मत करो, बट द पर्सन हैज द लैक ऑफ मनी, द पर्सन हैज द लैक ऑफ रिसोर्सेज, द पर्सन हैज द लैक ऑफ द पर्सन्स टू शेयर समथिंग, द पर्सन हैज द लैक ऑफ द मीन्स टू शेयर विद, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसे ये समझाते हुए आप चाहे ब्रह्मा को उतार दो या साक्षात तीनों देवताओं को उतार दो, महादेवों को उतार दो, फिर भी उसे समझा नहीं पाएंगे कि तुम ओवरथिंक मत करो, क्योंकि वो कर नहीं रहा है। वो समाज में हो रही घटनाएं, वो चीजें ये बता रही हैं उसे कि उसमें कमियां हैं, और वो कमियां उसे एहसास दिलाए जा रही हैं उसके अंदर की कमजोरी की, उसकी वीकनेसेस की, उसके उस ऐसी चीजों की जहां वो दुनिया से मुंह छुपाता फिरने की अलग अलग बहाने ढूंढेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप दोस्तों के साथ जाइए, रेस्टोरेंट में बैठ जाइए और आपका दोस्त आपसे रैंडमली पूछ ले कि आज पार्टी तो देगा। द पर्सन हैव द मनी, अगर उसके पास पैसे हैं तो फिर अरे चल ना, खा ले, जो खाना है खा ले। द कॉन्फिडेंस इज डिफरेंट, बट द पर्सन हु दे डोंट हैव द मनी, द एक्सप्रेशन विल बी कंप्लीटली चेंज एंड नेगेटिव। उसे लगेगा कि अरे यार, तो वो बहाने ढूंढेगा, लाइक आई हैव लॉस्ट माय पर्स टुडे, आज यार मेरा जेब पे काम नहीं कर रहा, आज मैं पैसे लेकर नहीं आया। वो ये नहीं कह सकता कि उसके पास नहीं है। see the worst condition of the persons, वो कह नहीं सकता उसके पास नहीं है। वो बहाने ढूंढेगा 50 उसे बोलने की कि वो नहीं ला पाया, वो नहीं पहुंचा पाया यहां तक, लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं करेगा कि उसके पास नहीं है। इसमें उसकी गलती नहीं है, It's because the society उसे ऐसा करने के लिए मजबूर करते हैं। बिकॉज वो सोचता है कि लोग मुझ पर हंसेंगे कि अबे पैसे नहीं है इसके पास, अबे क्या करता है, क्योंकि वो अपने से रिलेटेड फिर अपने परिवार के विषय में सोचता है कि लोग ये सोचेंगे कि मैं बहुत पिछड़े परिवार से आता हूँ, मुझे जज करेंगे, और ये पर्सनालिटी उसे लोगों में गिरा देते हैं, वो खुद को गिरा देता है एक्चुअली। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये है ओवरथिंकिंग, कि लोग ये सोचेंगे कि मुझसे रिलेटेड मेरे परिवार को जज करेंगे। लोगों का काम है जज करना। आप अच्छे बनो तो वो जज करेंगे, आप बुरे बनो तो जज करेंगे, आपके पास नहीं है तो जज करेंगे, आपके पास बहुत है तो जज करेंगे। उनके पास फुर्सत ही फुर्सत तुम्हारे बारे में सोचने का, वो सोचेंगे, सोचने दो। ये ओवर थिंकिंग नहीं करने की लोग क्या सोचेंगे। जब हम सोचते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, जब हम सोचते हैं कि मैं उनकी नजरों में खुद को बेहतर कैसे दिखा पाऊं, ये ओवर थिंकिंग है। खुद के बारे में बेहतर सोचना या खुद को बेहतर बनाने की प्रक्रिया पर विचार करना इज नॉट ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग इज व्हाट समबडी इज थिंकिंग अबाउट मी is overthinking. And why we have to think this, and why we have to go for this, just because we are living in the society, so we are only the responsible one to like think this. Actually ये responsibility है उन सामाजिक लोगों की जो ये जताए कि उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, and that comes to the equality. और जहां समानताएं हो जाती हैं वहां पर्सन बहुत कंफर्टेबल हो जाता है। वो ये कह सकेगा खुशी खुशी आज नहीं है, फिर जब होगा तो खिला दूंगा। वो ये कह सकेगा अरे चल ना आज नहीं कमा रहा हूं, जब कमाऊंगा तो खिला दूंगा। अरे कोई बात नहीं, तू नहीं कमाता, मैं कमा रहा हूं, मेरे पास है, मैं खिलाता हूं, जब तेरे पास हो तू खिलाना। दैट मेक्स द कॉन्फिडेंस, दैट्स स्टॉप द ओवरथिंकिंग। वो नहीं सोचेगा, वो परिवेश सोचने के लिए अलाउ ही नहीं करेगा। तो ओवरथिंकिंग हैज अ लॉट ऑफ फेम, और इसे सकारात्मक इस तरह बनाया जा सकता है। तो सर जैसे कि आपने उसके बीच में एक चीज मेंशन करी कि जो ओवरथिंकिंग है वो स्ट्रेस का कॉज बनता है। तो सर जो ये स्ट्रेस होता है आजकल के यंगस्टर्स को मैं देखता हूँ, स्ट्रेस को कम करने के लिए या फिर नींद ना नहीं आ रही है इसका इलाज ढूंढने के लिए वो लोग क्या करते हैं, वो ड्रग्स की तरफ को भागते हैं, स्मोकिंग की तरफ को भागते हैं, नशे में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, जो कि उनको एक वेब टाइप का बना देता है उनके लिए एक डिप्रेशन के अंदर। तो सर उन यंगस्टर्स के लिए आप क्या कहना चाहिए? So dear youngsters, see, आप चाहे कितना ही बचो परेशानियों से बच तो नहीं पाओगे, ये तय रहा।
और जब तक जी रहे हो तब तक वो आपका पीछा करती ही रहेगी, और जितनी ऊंचाइयों पर जाओगे उतनी ही बड़ी समस्याएं आएंगी। ये ठीक ऐसा है कि पहाड़ की ऊंचाई पे जितनी चढ़ोगे उतनी ही खाई बढ़ती चली जाएगी, ठीक वैसे ही जिंदगी है। और जितना आप नीचे उतर कर आओगे उतनी ही जमीन समतल मिलती चली जाएगी। अब अगर ये आप पर निर्भर करता है, आप समतल जमीन पर रहना चाहते हो तो रहो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ऊंचाइयों को छूना है तो खाई का सामना तो करना पड़ेगा। ये एक ऑनेस्ट बात है जिसे एक्सेप्ट करना चाहिए। दूसरी बात, हम सभी के लिए जो भी कैंडिडेट, कुछ लोग शौक से पीते हैं, कुछ लोग गम छुपाने के बहाने में पीते हैं, कुछ लोग सिर्फ इसलिए पीते हैं या नशा करते हैं कि उन्हें लगता है कि वो डिप्रेस्ड है इसलिए, और वो नशा उन्हें दूर रखता है। नशा सिर्फ दारू सिगरेट यही नहीं है, खास करके डिप्रेशन के टाइम पे, डिप्रेशन के समय जो पर्सन दवा यानी मेडिकेशंस लेता है वो भी एक ड्रग है, वो भी एक नशा है, जो शुरुआती दौर में तो आपको अच्छा लगता है लेकिन बाद में आपका शरीर उसका आदी हो जाता है। जैसे आप ड्रग लेना शुरू करो, उसकी डोजेस लेना शुरू करो, तो जितने डोजेस में आपने शुरुआत की थी वो आपको असर करती थी, अब वो नहीं करती, और चूंकि अब नहीं करती तो आपको डोज बढ़ाना पड़ता है। ये ड्रग है जो हमें लगता है कि हमें बहुत राहत दे रही है, लेकिन वो राहत हमें सिर्फ हमारी सोच दे सकती है, हमारा परिवेश दे सकता है, हमारा माहौल दे सकता है, कोई दवा नहीं दे सकती। आप दवा चाहे कितना खा लो, आप नशा चाहे कितना कर लो, लेकिन आपका परिवेश नहीं बदला, आपका माहौल नहीं बदला, आपके लोग नहीं बदले, आपकी मेंटालिटी नहीं बदली, तो आप उस दवा का असर, उस नशे का असर खत्म होते या फिर से उसी जगह खुद को पाओगे। ये कोई तरीका नहीं है खुद को डिप्रेशन से बचाने का। खुद को डिप्रेशन से बचाने का सबसे सही तरीका, सबसे पहले शुरुआत होती है फैमिली से। फैमिली कैसी है? वो फैमिली से कोई पर्सन जो डिप्रेशन में है वो चाहता क्या है? एक सपोर्ट, प्यार, बहुत सारी अपनी बातें जो शेयर करना चाहता है वो शेयर कर सके, और जब वो नहीं कर सकता तो वो ऐसे लोग ढूंढता है जिनसे वो शेयर कर सके। ऐसे कई बार उसके साथ गलतियां हो जाती हैं, धोखे हो जाते हैं, वो फिर से एक गर्त में चला जाता है सिर्फ इसी कारण से, क्योंकि उसे लगता है कि उसके पास कोई है जिससे वो शेयर कर सकता है, लेकिन असल मायने में उसके पास इसलिए क्योंकि उसका फायदा उठा रहा है। और ऐसे में जिस दिन उसे पता लगता है तो उसका दिल टूटता है, उसका दिमाग फिर से नुकसान उठाता है और फिर से वो एक गर्त में चला जाता है। मतलब जिस चीज का इलाज वो ढूंढ रहा था, एक्चुअली इलाज नहीं, उसके लिए और मुसीबत बन गई, और एट दैट उसके पास फिर से शेयर करने के लिए कोई नहीं होता। डिप्रेस्ड आदमी की सबसे बड़ी समस्या अपनी बातों को कह नहीं पाता, वो शेयर नहीं कर पाता। अगर वो शेयर कर दे तो उसकी बहुत सी चीजें उससे दूर हो जाएंगी, क्योंकि वो डेप्थ में जाते 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 खामोश हो जाता है। फिर बैठे बैठे कभी रो देगा, कभी बेमतलब इतना रोएगा कि उसे समझ में नहीं आता वो रो क्यों रहे, और बस रोते चला जाएगा। There are lot of things, there are lot of way। हमें उस समय देख कर लगेगा कि आदमी पागल है, लेकिन नहीं, ये उसका मेंटल स्टेटस है, उसके परिवेश को बताएगा, जो उसके हालातों को बयां करेगा, दैट द सिचुएशन। और ऐसे में उसे समझना चाहिए और उसके आसपास जितने भी उसके अपने लोग हैं उसका ख्याल रखना चाहिए, ये समझाने की अपेक्षा कि रो मत, क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, उससे सवाल मत पूछो, जस्ट हेल्प देम आउट, जस्ट बी देयर फॉर देम। बस उन्हें तुम्हारे सपोर्ट की जरूरत है, उन्हें सपोर्ट करो, उससे सवाल मत पूछो, क्योंकि उसके पास जवाब है ही नहीं, वो खुद ही नहीं जानता या खुद ही नहीं जानती कि इसका जवाब मैं क्या दूं। एंड दैट्स रियली वेरी स्कैरी। आपको शायद सुनकर बड़ा अजीब लगे, लेकिन ये एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, बहुत से लोगों के साथ देखा हुआ, इसलिए मैं आपसे बता रहा हूं। अगर ऐसा कोई मिले आपकी जिंदगी में, कोई इंसान मिले, तो उसका सपोर्ट बनना, उसका कंधा बनना, सवाल पूछने की अपेक्षा उसके साथ बैठे रहना, अगर वो रोए तो रोने देना और उसे कहने देना वो क्या है जिसके मन में है। There are lot of things, बहुत सारी बातें हैं जो इंसान कह नहीं पाता, उसके मन में रह जाती हैं। कोई दर्द पुराना रह जाता है जिसे वो कभी किसी से बता नहीं पाया और एक दिन वो बैठ के रो रहा है। हमारे दिमाग की अनकॉन्शियस माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड एक होता है, हमारे एक दिमाग होता है जिसमें सारी बातें कैप्चर्ड होती हैं, और कभी ऐसी बात में वो खुद उभर कर सामने आके हमें वो एहसास दिलाते हैं कि तू पिछले, तुझे पता है तू इस दर्द पे रोया नहीं था, इस पे रो ले, आज वो बारी है, रो ले।
फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई दोस्त हो तुम्हारा, तुम्हें कोई कहानी याद दिला के कह रहा रो ले भाई इस पे, बिकॉज ये छूट गया था तो इस पे आज बयां कर दे अपने दर्द को। तो ये ऐसी सिचुएशन है कि वो पिछली बात को खुद ही एहसास दिला के उस पर रुलाता है, क्योंकि वो दर्द जाना चाहिए था कि इससे कहीं घातक होकर उसकी जान न निकले, क्योंकि शरीर इस बात का ख्याल रखेगा और वो ख्याल रखने के लिए उसे रुला देता है, उसे कहता है तो कर, इसे निकाल, भड़ास निकाल दे। Emotions are needed to be out, to be expressed. If it is stopped somewhere, it will be a kind of illness inside us. इस बीमारी को खत्म करने का एक ही तरीका है, उसे एक्सप्रेस कर दो। Like if you love someone, just express it. If you have anger, then express it. आप किसी को मारना चाहते कोई बात नहीं, एक पंचिंग बैग लो, कूट डालो। आपने अपना गुस्सा प्रेजेंट किया, आपने इमोशंस बाहर निकाले, अक्सर मेरे साथ आपने अपने इमोशंस निकाले। That's the point. आगे इमोशन बचा नहीं, इकट्ठा करके कहीं किसी पर इकट्ठे टूट पड़ो या उसकी हत्या ही कर दो। कि that's very scary point, but yes, it's true. और ऐसे में हमें उनका साथ देना चाहिए और मेडिकेशन से जितना दूर रख सको प्लीज रखना, क्योंकि ये कोई सही इलाज नहीं है। एंड देयर लॉट ऑफ साइकियाट्रिस्ट, डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, उनसे भी अगर आप पूछो तो वो भी यही कहेंगे कि ये दवा का बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। जो होल्ड नहीं कर सकता उसको खुद को मारने के ख्याल पैदा होने लगते हैं, हेलुसिनेशन में जीने लगता है, वो ख्वाब में एक अलग दुनिया में जीने लगता है, खुद को मारने में लग जाता है, खुद को खत्म करने में लग जाता है। वो दवा उसे और एंजाइटी देती है, उसे लगता है कि वो जब सोकर उठे, जब उसको सुलाने के बाद जब वो उठता है तो उसको वो सारे ख्याल आते हैं जो उससे पहले नहीं आ रहे थे। एक ड्रग है वो। इससे बेहतर है कि उसके माहौल को बेहतर करो, उसका सपोर्ट बनो, उसका साथ दो, उससे बातें करो, उससे पूछो उसको क्या चाहिए, उसको क्या दर्द है, क्या पीड़ा है। मेरे ख्याल से आप कुछ दिन अगर कुछ वक्त दे दो तो आप उसके अंदर बदलाव देख पाओगे, ये मेरा दावा है। इस आपके ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन के बाद मैं एक छोटा सा क्वेश्चन है जैसे पूछना चाहूँगा कि भाई आज का जो तूने एक्सप्लेनेशन सुना सर का, इतना सब सर ने जो एक्सप्लेन किया हमें हर टॉपिक के बारे में, तू तेरे को क्या सीखने को मिला और तू क्या ऐसा मैसेज देना चाहते हैं हमारे यंगस्टर्स को, हमारे जो फेलो मेट्स हैं, कैडेट्स हैं, उनको क्या क्या मैसेज देना चाहते हैं कि ये जो इतनी बड़ी जो प्रॉब्लम है हमारे सामने, इसको कैसे फेस करें, अपने फेलो मेट्स की हेल्प कैसे करें इन चीज़ों से निकलने से। तो मैंने आज की वीडियो में बहुत सारी चीज़ें जो सर ने हमारे बोली, तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। जैसे कि सर ने बोला कि पेरेंट्स को कैसे मतलब हमारा दोस्त बनना चाहिए। जैसे मैंने ये भी सीखा कि थोड़ा थोड़ा करके कहीं ना कहीं हमें पेरेंट्स को भी दोस्त बनाना चाहिए। अगर हमारे दोस्त नहीं बनते हैं वो, तो कहीं ना कहीं हमें भी चीज़ें डिस्कस करनी चाहिए उनके सामने, और जो फालतू की चीज़ें हैं उनको दिमाग में नहीं लाना है। जो फेलियर सक्सेस, हमें बस अपने मेहनत की ओर चलने चाहिए, ये फेलियर सक्सेस ज़्यादा नहीं देखना चाहिए। और बहुत सारी भी चीज़ें जो मेरे दोस्त होंगे या कैंडिडेट मतलब साथ के हैं, तो उनको भी यही सलाह देना चाहूँगा कि दूसरों को भी ये ओवर थिंकिंग डिप्रेशन से दूर रखें, और ख़ासकर ये ओवर थिंकिंग डिप्रेशन नशे में इंक्लूड करते हैं, वो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। और तो ये तो था अजय का एक्सपीरियंस। इसके अलावा मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा कि ये वीडियो शूट करने से पहले, सर से बात करने से पहले मुझे लगता था कि डिप्रेशन इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है, लेकिन ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ये एक कंसर्न टॉपिक है, बहुत बड़ा कंसर्न टॉपिक है। इसके बारे में हर इंसान को सोचना चाहिए, अपने आसपास लोगों की हेल्प करनी चाहिए, अपनी खुद की हेल्प करनी चाहिए और इस चीज़ से दूर रहना चाहिए। तो मैं अपने जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कहीं भी कुछ भी कंटेंट देखते हैं तो अच्छा कंटेंट देखिए जो आपके लिए हेल्पफुल हो, और ऐसा कंटेंट देखिए जो आपकी लाइफ में आपको आगे बढ़ने में हेल्प करे और आपके आसपास पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो करे। इसी के साथ हम अपनी वीडियो कंक्लूड करते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ध्यान रखना कि अगर किसी चीज की शुरुआत हुई है तो खत्म भी होगी, और खत्म हुई है तो शुरुआत होगी। There is never end. The life is a never ending process. आप वेदों से पढ़ करके, पुराणों से पढ़ करके, या
अपनी पुरानी कहानियों से सुन करके भी आप यही पाओगे कि कभी किसी चीज का अंत नहीं होगा। शरीर मर सकता है, आत्मा नहीं, लोग कहते हैं। ठीक वैसे ही हम मर सकते हैं, हमारी सोच और विचारधाराएं नहीं। तो इसी विचारधारा के साथ अगर आप सबको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो मैं चाहूंगा कि अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए सिर्फ इसलिए नहीं कि आप हमें प्रमोट करें, इसलिए भी कि ताकि आने वाले जिन तक ये वीडियो जाए वो इससे कुछ सीख सकें और शायद बहुत से लोगों के लिए हेल्पफुल हो सके और हम किसी की मदद बन सकें। तो हम किसी की मदद बन सकें, इसमें आप हमारी मदद करें। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमसे आप और आपसे हमारी जिंदगी संबंधित है। बहुत बहुत शुक्रिया और आप सबको जीवन में ढेर सारी खुशियां मिले, हम यही कामना करते हैं। थैंक यू सो मच।